Welcome dear students, we are discussing life processes in living organism part 1. Up till now we discussed about glycolysis, link reaction, Krebs cycle and electron transport chain reaction. ठीक है, इन सब में हमने पढ़ा है कि एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो हमें मिलते हैं 38 ATP मॉलिक्यूल्स. तो ATP का डिस्कशन हमें यहाँ करना है, ठीक है. बट साथ में ATP के साथ साथ हमें जो और प्रोडक्ट्स मिले थे इन लिंक रिएक्शन, इन ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एंड इन क्रेब्स साइकिल, तो ये सारे थे रिड्यूस कोएंजाइम्स NADH2 एंड FADH2, निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD. ठीक है, H2 मतलब वो रिड्यूस फॉर्म में है, और जब भी वो ऑक्सीडाइज होता है ना इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन तो NADH2 से हमें 3 ATP मिल जाते हैं और FADH2 से हमें 2 ATP मिल जाते हैं, राइट. दैट्स हाउ वी concluded in earlier lecture that from single glucose molecule at the end we get total 38 ATP molecules. ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है वो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट. तो किसी भी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है एंड प्रोडक्ट वो है ATP. ऑफ कोर्स साथ में मेटाबॉलिक वाटर भी प्रोड्यूस होता है, साथ में ADP भी मिलते हैं, NAD भी मिलता है, FAD भी मिलता है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं. लेकिन ये होता है अल्टीमेटली एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. हमारे बॉडी में ATP का ही ऑर्डर चलेगा और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम करेंगे, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो सारी एनर्जी हमें लेनी होगी बाय ब्रेकिंग दिस बॉन्ड राइट हियर, दैट इज़ द हाई एनर्जी बॉन्ड. ओके, और अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे इस तरह, व्हेन ATPs आर ब्रोकन डाउन, ओके, दैट इज सेड टू बी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. तो ये हाइड्रोलाइज जब होगा ना तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा. और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब हमें मिलेगा अबाउट 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी. ठीक है ना, तो ये एनर्जी से हम हमारे बहुत सारे काम कर सकते हैं. अगर हमें फिर से और एनर्जी चाहिए तो हम इसको दोबारा ब्रेक कर सकते हैं बाय अनदर हाइड्रोलाइसिस, और फिर हमें मिल जाएगा ADP को ब्रेक करने के बाद AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. एक ही फॉस्फेट बचेगा ना वहाँ पे. ठीक है, जितने फॉस्फेट आप ब्रेक करोगे ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होता है, और वो एनर्जी से हमारे सारे काम होते हैं. बेसिकली व्हाट इज़ इट, आप देख रहे हो केमिकली ये एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड जैसा स्ट्रक्चर है, और इसमें ये है एडेनाइन. ठीक है ना, एडिनोसाइन में क्या है एडेनाइन, ये दोनों मिलके एडिनोसाइन होता है. इसमें आप देख सकते हो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है ना, 3 फॉस्फेट्स है, उसी में एनर्जी है एक्चुअली. और यहाँ पे जो एडेनाइन है ये एक नाइट्रोजन बेस है, और हमने ऑलरेडी ये चीज़ पता कर ली है, पढ़ लिया है इस चीज़ को कि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एडेनाइन, थाइमाइन, ठीक है, ग्वानाइन, साइटोसिन, इन सब न्यूक्लियोटाइड से ही हमारा DNA और RNA बना होता है. ठीक है ना, उसमें से एक ये है नाइट्रोजन बेस. ओके, और एडेनाइन के साथ अटैच होता है पेंटोज राइबोस शुगर. तो यहाँ पे ये राइबोस शुगर है, और यहाँ पे ये 3 डिफरेंट फॉस्फेट्स है. फॉस्फेट, शुगर प्लस एडेनाइन, इट कंस्टिट्यूट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है ना, और ये बनते हैं कब, जब होता है कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है ना, इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ऐसा स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रियन जिसमें ये बनाए जाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा है पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, mitochondria are called powerhouses just because of the reason they can produce ATP by electron transport chain reaction. और उस ATP का यूज़ हमारी बॉडी तब करेगी जब हमारे बॉडी को उस एनर्जी का कोई मेजर डिमांड होगा. ठीक है ना, फॉर एनी मेटाबॉलिकल पाथवेज, फॉर मूवमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट ATP. whenever we need
energy, we have to break this bond, high energy bond, okay, by which phosphate get attached. It will liberate 7.3 kilocalorie energy which can be used for different body functions. उसको हम हमारे काम के लिए यूज़ करेंगे. अगर मान लो आपको ATP बनाने हैं तो आपको इस टाइप का रिएक्शंस कैरी आउट करने पड़ेंगे, ठीक है. ADP प्लस IP गिव्स ATP, इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, इसका नाम होता है फॉस्फोराइलेशन. और अगर आप इसको ब्रेक करते हो ऐसे, ठीक है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस. तो एक तो हाइड्रोलाइसिस होता है या फिर फॉस्फोराइलेशन होता है. या तो फॉस्फेट यहाँ से निकाल लेना या फिर यहाँ पे ऐड कर देना. तो ऐड करना मतलब उसको बनाना है ATPs को, राइट, और उसको ब्रेक करना मतलब हाइड्रोलाइसिस. सो ये दोनों चीज़ें हमारे सेल में चलती रहती हैं और इसीलिए एनर्जी करेंसी होता है ATP. सारे फंक्शंस इसी से ऑपरेट होंगे. हमारे मूवमेंट्स, एक्टिवेशन, डिफरेंट टाइप का मेटाबॉलिक पाथवेज, ओके, मस्कुलर एक्टिविटीज़, कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह मसल्स का, ये सब ATP से होता है. इसीलिए इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. और इसको हम स्टोर रखते हैं एज पर फ्यूचर यूज़ इन आवर बॉडी, ठीक है. हमारे डिफरेंट सेल्स में, हमारे डिफरेंट टिश्यूज़, ऑर्गन्स में ATP स्टोर होते हैं फॉर फर्दर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि हमें प्रोडक्ट मिलता है ATP और ATP बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए एज अ सोर्स, राइट. और सोर्स मोस्टली होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि हमने ग्लूकोज से स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन पढ़ना, ओके. तो अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कम है, इफ़ कार्बोहाइड्रेट्स आर डेफिशिएंट इन अ बॉडी, जैसे बेसिकली हम ATP कैसे बनाते हैं, हम रेस्पिरेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या यूज़ करते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट. बट अगर कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट है ड्यू टू फास्टिंग और ड्यू टू आप कह सकते हो स्कैर्सिटी ऑफ फूड, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हंगर है पर्सन को, ठीक है ना, तो इस केस में कार्बोहाइड्रेट नहीं है इन केस, तो फिर टर्न आती है फैट्स और प्रोटीन्स की, ठीक है ना, फैट्स और प्रोटीन्स. So what happen in this case? If carbohydrates are deficient, then we can use fats. Fats are broken down, okay, to fatty acids and glycerol. तो फैट से हमें क्या मिलेगा, फैटी एसिड्स. इसके मोनोमर होते हैं, ये पॉलीमर होता है, मोनोमर होता है, ठीक है. उसी तरह प्रोटीन्स को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना. जब प्रोटीन्स को ब्रेक करेंगे तो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, जब फैट्स को ब्रेक करेंगे तो फैटी एसिड्स मिलेंगे. तो जब कभी हम इस तरह का ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें भी एनर्जी ऑफकोर्स खर्च होगी, लेकिन ये जो छोटे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, ओके, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स, तो इनका भी हमें कन्वर्शन करना होगा एक ख़ास तरह के मॉलिक्यूल में जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम A, ठीक है. ये है स्पेशल 2 कार्बन कंपाउंड जो ज़रूरी होता है फॉर विच साइकिल, येस ऑफ कोर्स, क्रेब्स साइकिल. सर हैंस क्रेब, नोबेल लॉरेट, 1953 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया इन बायोकेमिस्ट्री, ओके, फॉर ग्रेट रिसर्च ऑफ कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A. यही उन्होंने स्टडी किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि इसके ऑक्सीडेशन पाथवे में कौन कौन से एसिड्स जनरेट होते हैं. तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब कभी एसिटिल कोएंजाइम A ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स कहा जाता है उसको, तो वहाँ पे ये कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन में जाके प्रोड्यूस करता है NADH2-3, ओके, एंड FADH2-1. ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसलिए हमने उसको डबल किया था, 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल फॉर 1 ग्लूकोज. बट ये ग्लूकोज से नहीं बन रहा है अभी, ये फैटी एसिड से बनाया जाता है, फिर से क्रेब्स साइकिल होगा, ठीक है. और ये आप देख सकते हो प्रोटीन से बनते हैं अमाइनो एसिड्स और इससे बनेगा एसिटिल कोएंजाइम A. और इसके बाद वही, इसके बाद क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल. इसका नाम है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है. इसी को साथ में आपने नाम दिया था साइट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. और ये जो था कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल लेना है तो इसका एग्जाम्पल आपको तो पता है ऑलरेडी, ग्लूकोज, ठीक है. ग्लूकोज को हमने ब्रेक किया था तो उससे हमें क्या मिला था, एसिटिल कोएंजाइम A थ्रू पायरुविक एसिड. पहले क्या मिलता है, पायरुविक एसिड, उसके बाद क्या मिलता है, एसिटिल कोएंजाइम A. तो ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑफ कोर्स ये फिर से लिंक रिएक्शन के बाद कहाँ चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल. और क्रेब्स साइकिल के बाद आप सबको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन के बाद अल्टीमेटली हमें मिल जाते हैं ATP, सो दैट इज़ द पावर। तो इस तरह हमारा सेल कंटिन्यूस काम करता रहता है। अगर हमारे पास ग्लूकोज ना हो तो हम प्रोटीन से काम चलाएंगे, फैट से काम चलाएंगे, फैट्स का फैटी एसिड फिर वही, और ये नहीं तो प्रोटीन को ब्रेक करो अमीनो एसिड्स फिर वही। तो अल्टीमेटली हमें क्या बनाना होता है, एसिटिल कोएंजाइम A, जिससे क्या होता है, जिससे होता है क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। तो इस तरह होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये अल्टरनेटिव पाथवेज होते हैं अगर ये मेजर ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम ना हो तो फिर ये भी पाथवेज से हम ATP मिला सकते हैं। और अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फैट्स भी नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है, तब भी ऑर्गेनिक एसिड्स भी अगर आपके पास है, जैसे कि पायरुवेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, कोई भी एसिड अगर आपके पास है, ठीक है, तो उस एसिड से हम फिर से बना सकते हैं एसिटिल कोएंजाइम, फिर से हम मिला सकते हैं ATP। इस तरह हमारे पास मल्टीपल पाथवेज होते हैं फॉर सर्वाइवल, और हम ATPs जब तक बनाते रहेंगे तब तक हमारे बॉडी के सेल के सारे काम परफेक्टली ऑपरेट होते हैं, राइट। दैट्स हाउ एनर्जी करेंसी इज नथिंग बट ATP। वी हैव टू अंडरस्टैंड अनदर पाथवे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस रॉकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कम्प्लीटली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसे होता है ये हम यहाँ समझेंगे। इससे पहले कुछ एग्जांपल्स आपको बता देते हैं, ठीक है, कि हमारे बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। ये सब कोर्स हमारे जो RBCs होते हैं ना, देखिए इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन का यहाँ नीड है नहीं, ऐसा रेस्पिरेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। नंबर 2, यहाँ पे हमारे जो सेल्स है रेड ब्लड सेल्स, RBCs मैच्योर्ड RBCs में किसी भी टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, ठीक है। RBC में माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया के एब्सेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनाएरोबिक ऑफ कोर्स। और उसी तरह हमारे जो स्टार्व्ड मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, वो भी क्या करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्पेशली, ठीक है, ड्यूरिंग हैवी वर्क, और जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हम थोड़ा टायर्ड फील करते हैं, ठीक है ना। जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाएगा या फिर लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन, ओके। तो उससे हम थोड़ा टायर्ड फील करते हैं, थोड़ी देर बाद वो यूटिलाइज हो जाएगा तो हम फिर से रिलैक्स फील करेंगे। बट हम थक जाते हैं कभी, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो बाकी तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स में, जैसे कि ईस्ट है, इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑफ कोर्स, ठीक है ना। और अगर कोई सीड है ऐसे सॉइल के अंदर जो सबमर्ज सॉइल है, इन सबमर्ज्ड सॉइल, इसका मतलब है अगर सॉइल के ऊपर बहुत सारा वाटर लॉज्ड है, पानी जमा है सॉइल के ऊपर, तो वहाँ ऑक्सीजन कम रहता है, और इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सीड ऑटोमेटिकली शिफ्टेड फ्रॉम एरोबिक टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे माइक्रोब्स भी करते हैं, और इन सब में होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको बेसिकली ये कैसे होता है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। इट ऑकर एक्चुअली इन 2 और इनडायरेक्टली इन 3 स्टेप्स। अगर 2 स्टेप्स बताने हैं तो पहला ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, पहला क्या होता है इसमें, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा होता है फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन को भी अगर आपको 2 स्टेप में डिवाइड करना है तो डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन, ऐसा वो होता है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप है, नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 फर्मेंटेशन। इसको हम कंप्लीटली आपको यहाँ रिवील करेंगे कि ये सब कैसे होता है। यू हैव टू सिंपली ऑब्जर्व दिस रिएक्शन। यहाँ पे ये रहा ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज है, और इसी से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, ओके। ग्लूकोज से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, इसको हमें ब्रेक करना है एनाएरोबिकली, राइट। जब ग्लूकोज को हम ब्रेक करेंगे एनाएरोबिकली तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये सब रिएक्टेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट रिएक्शन आपको हम लिख के बताते हैं कैसे होता है। तो इसके बाद आपको मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COCOOH, इसका नाम है पायरुवेट, ठीक है ना। ये पायरुविक एसिड आपको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो पायरुविक एसिड आपको मिल गया है, ऑफ कोर्स साथ में आपको मिलेगा NADH2 और आपको मिलेगा ATP,
इसके साथ में ये भी प्रोडक्ट होते हैं 2 ATP एंड 2 NADH2। तो ये एक्चुअली नेट रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस में हमने आपको बहुत सारे स्टेप्स बताए थे, अबाउट 10 स्टेप्स। तो 10 स्टेप्स को अगर एक स्टेप में लिखना है उसको कहा जाएगा नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एंड हियर इट इज़ द नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जो 6 कार्बन से बना है उसको आपको ब्रेक करना है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स है 3 कार्बन पायरुविक एसिड के। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ओके। तो ये भी 6 कार्बन है टोटल। तो अब दूसरा स्टेप जो होता है हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए, इसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ये कौन सा स्टेप है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COCOOH। इसमें से CO2 को निकाल लेना है आपको, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, ये CO2 को आप निकाल लोगे तो क्या बचेगा आपके पास? ये CO2 निकालने के बाद प्रोडक्ट इस तरह बचता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO। देखिए CH3CHO, ठीक है ना। तो ये CHO ग्रुप मतलब अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बच जाता है आपके पास। ये बच गया एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड का क्या होगा उसको नीचे लो लास्ट स्टेप में। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO प्लस, इसको रिड्यूस करना है आपको रिडक्शन में, ठीक है ना। इसको अगर रिड्यूस करना है तो रिडक्शन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सोर्स दिख रहा है आपको, ये पहले स्टेप में जो बना था NADH2 उसको लेके आओ और यहाँ यूज़ करो, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। तो ये H2 इसमें ऐड कर दो। इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया है लेकिन इसका तो रिडक्शन हो गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये तीसरा वाला जो स्टेप है ये है रिडक्शन, ओके। यहाँ पे CO2 आपने रिमूव किया तो ये प्रोसेस का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। इट इज़ कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन बिकॉज CO2 गेट रिमूव्ड हियर। और ये पहला वाला जो स्टेप है ये कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। फर्मेंटेशन के ये 2 पार्ट हैं। तो इस तरह 3 स्टेप में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2OH। और आप बता सकते हो क्या है? हम ही बताएंगे, ओके। ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ये इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन्स, राइट। और ये है इथिल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, ओके। ये इथिल अल्कोहल आपको मिल गया है जो डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज़ किया जाता है, ओके। ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, राइट। और साथ में इसके साथ आपको बचा प्रोडक्ट मिलेगा NAD। तो ये कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल बन गया ना इसमें, तो इसका यूज़ फिर बेवरेज बनाने में रम, वोडका, विस्की, बियर, जिन, ठीक है, ब्रांडी वगैरह ये इससे बनाए जाते हैं, राइट। बट इसी के साथ साथ कभी क्या होता है कि ये बीच वाला स्टेप नहीं होता है। मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से अगर नहीं निकाला, डायरेक्टली उसको रिड्यूस कर दिया, तो फिर आपको इंस्टेड ऑफ इथिल अल्कोहल ये स्टेप अगर नहीं होता है ना, तब की बात हम करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन तो आपको इसके अलावा एक प्रोडक्ट मिल सकता है जो अगर यहाँ दिखाई नहीं देता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHOH COOH। तो ये नाम किसका है? ये एक एसिड है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। अगर ये CO2 आप नहीं निकालोगे ना तो ये CO2 उसी में रहेगा और आपके पास 1 2 3 कार्बन कंपाउंड आपको मिल जाएगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो बेसिकली एक चीज़ याद रखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो या तो अल्कोहल मिलेगा या लैक्टिक एसिड मिलेगा। हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है बट ईस्ट वगैरह में अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? आइदर इथिल अल्कोहल, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। अगर डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकल गया, ठीक है, तो फिर अल्कोहल बनता है। अगर CO2 नहीं निकलता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। इसका मतलब है कि जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो डेफिनेटली वी विल गेट अल्कोहल और एसिड, ठीक है। इस एसिड से फिर कोई भी एसिड बना लो आप। और जो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना डिफरेंट टाइप के साउथ इंडियन प्रिपरेशंस, ठीक है, ढोकला वगैरह आपको पता है, ठीक है, उस तरह इडली वगैरह आपको पता है, जो जिसके अंदर बबलिंग्स होती है, जिसके अंदर थोड़ा पफी स्पॉन्जी टाइप का आपको ढोकला वगैरह मिलता है। तो इन सब के पीछे यही रीज़न होता है CO2 का रिलीज़ होना, ओके। इससे चीज़ें स्पॉन्जी और पफी हो जाती है ऑफ कोर्स। तो ये रहा एनारोबिक रेस्पिरेशन।
इन एग्जामिनेशन नो नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल कैसे आ गया, ठीक है, इथिल अल्कोहल, और आपको ये भी समझना चाहिए लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में कैसे आया, हाउ वी फील टायर्ड, ठीक है ना, हम टायर्ड फील करते हैं ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ये आप समझ गए अच्छी तरह। तो जब ग्लूकोज को ब्रेक करोगे विदाउट ऑक्सीजन तो आपको ये मिलेगा, और एटीपी देखा आपने कितने मिले, ओनली 2 ATP, ठीक है ना। तो जब एक ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक होता है तो सिर्फ 2 ATP मिलते हैं, ओनली 2 ATP, और अल्कोहल वगैरह मिलता है साथ में। लेकिन अगर यही काम माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से होगा तो आपको मिलेंगे टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स। दैट इज़ द मैजिक ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ पावर हाउसेस कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था इसमें ATP का रोल बताया गया आपको, और साथ में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, ओके, वो भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। प्रोडक्ट्स आर आइदर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ATP मिलना मतलब बॉडी के सारे काम इस एनर्जी करेंसी से होंगे, राइट। तो फिर से याद रखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन 1 ग्लूकोज 38 ATP molecules, anaerobic respiration 1 glucose only 2 ATP molecules. Thanks for watching.